रिमझिम दयनीय चेहरा बनाते हुए बोली, हाँ मालकिन, पता नहीं कैसे, पर अब मुझे कुछ याद नहीं है। मैं भूल गई हूँ। लगता है किसी ने मुझ पर जादू टोना किया है। मालकिन बचाइए। रागिनी आंख फाड़े उसकी ये अजीब नौटंकी देख रही थी। वो चिढ़ते हुए बोली, नहीं बताना है तो मत बताओ, ऐसी नौटंकी करना बंद करो। मायावी इस वक्त रियान के महल से थोड़ी दूर एक पेड़ के ऊपर अदृश्य रूप में खड़ी थी। उसकी आंखें पूरी तरह से सफेद थी। उसने अपना एक अंश रिमझिम के दिमाग में छोड़ा था, जिसकी सहायता से वो रागिनी और रिमझिम के बीच की हो रही सारी बातों को सुन पा रही थी। देखते ही देखते उसकी आंखें वापस नॉर्मल हो गई। उसकी आंखों में कोई इमोशन नजर नहीं आ रहे थे। वो रियान के महल को देखते हुए बोली, वहाँ कुछ तो है, कोई तो है जो बहुत ही शक्तिशाली है, लगभग मेरे बराबर या मुझसे थोड़ा ही कम। पर कौन? कोई इतना शक्तिशाली व्यक्ति इतने छोटे से साम्राज्य में छुप कर क्या करेगा, जब तक कि उसके पास भी मेरे जैसा कोई छुपा हुआ मकसद न हो। ऐसा व्यक्ति चाहे तो खुल के पूरे साम्राज्य पर राज कर सकता है। मायावी ने अंदर ही खतरा महसूस किया, और उस खतरे को महसूस कर उसे उसके काबिल बहुत कम लोग होंगे। जरूर उसने मुझे भी महसूस किया होगा। मैं यह ज्यादा देर तक नहीं रुक सकती। अब मुझे वापस जाना होगा। मैं तुम्हारे लिए जो कर सकती थी कर चुकी हूँ। उम्मीद करती हूँ रागिनी की अगली बार जब मैं तुमसे मिलूं तो कम से कम इतनी काबिल हो चुकी होगी कि खुद पर मंडरा रहे खतरे के बारे में जान सको। ये कहकर मायावी वहां से गायब हो गई। रियान पूरी तरह से भावी ने एक अंधेरे कमरे में बैठा हुआ था। उसके हाथ में हरे रंग का पत्थर था, जिसे वो गौर से देख रहा था। उसके सामने एक पूरी तरह से काले कपड़े पहने आदमी झुककर बोला, युवराज, मैंने पूरे महल को जांच लिया। इस महल में कोई भी स्वर्गीय साधक नहीं। अगर वो इस महल में मौजूद होती या होता तो मेरी नज़र से नहीं बचा, वो अवश्य ही पकड़ा जाता। मुझे लगता है इस बार इस पत्थर में कोई गड़बड़ होगी। रियान ने बस अपनी गहरी आवाज़ में हम कहा और उसे वहाँ से जाने का इशारा किया। उसके हाथ में पकड़े पत्थर की एक खासियत थी, जब भी आसपास कोई ऐसा इंसान होता या होती जो भी स्वर्गीय साधक या ऊपर की रैंक का होता तो वो पत्थर चमकने लगता। वो पत्थर जितनी जोर से चमकता उतना ही शक्तिशाली व्यक्ति आसपास होता। बहुत ही वक्त बाद आज जब वो रागिनी के कमरे में जा रहा था तो बस एक पल के लिए वो पत्थर चमका था, मगर पल में उसकी चमक गायब होगी। उसे पूरा विश्वास था कि जरूर कोई स्वर्गीय साधक इस महल में आया था, पर सवाल है कौन और क्यों। शायद उस व्यक्ति ने इस पत्थर की शक्तियां महसूस कर ली, इसलिए वो किसी तरह खुद को छुपा लिया। रागिनी रिमझिम से बातें कर ही रही थी कि नन्हा ड्रैगन भी उठ गया और उसकी तरफ आने लगा, जिसे देखकर रागिनी बोली, क्या तुम भी बोल सकते हो? ड्रैगन बस मुंह से आऊ आऊ की आवाज ही निकाल पा रहा था। जब रागिनी ने ये सुना तो बोली, ओ चलो शुक्र है, नहीं तो मैं सदमे में ही मर जाती। वो सफ़ेद ड्रैगन प्यार से अपना सिर रागिनी के कपड़ों से रगड़ने लगा। रिमझिम उसे ऐसा करते देख बोली, ए हट हट मेरी मालकिन से। ड्रैगन उसकी बात सुन के उसे गुस्से से घूरने लगा और दाढ़ मार कर अपने मुंह से आग निकाल कर उसकी तरफ भेज दी। रिमझिम तुरंत रागिनी के पीछे छिप गई। बोली, तुझे मैं छोड़ूंगी नहीं। एक बार मुझे मेरा इंसानी रूप मिलने दो, फिर बताऊंगी बेटा। ड्रैगन जैसे उसकी बात समझ गया और उसे आग में भूनने के लिए उसके पीछे जोड़ने लगा। मालकिन बचाओ, मालकिन बचाओ, ये कहकर रिमझिम रागिनी के गोल गोल चक्कर लगाने लगी। उसके बाद वह उसके कंधे पर चढ़ गई और उसका ड्रैगन जमीन पे से उसे घूर रहा था। इन दोनों को ये चूहे बिल्ली का खेल खेलते देख रागिनी अपना सिर पीटते हुए बोली, हे भगवान, ये किन नमूनों को पाला है मैंने। कौन मानेगा कि ये ड्रैगन प्रजाति का अगला राजा है और ये चिकुरी कबीले की गिलहरी। रागिनी ने रिमझिम की पूंछ पकड़ी और उल्टा लटकाते हुए बोली, रिमझिम, अब अगर तुम्हारा हो गया है तो ये बताओ, ये दिव्य आध्यात्मिक झरना यहाँ कहाँ से आया, वरना मैं तुम्हें जमीन पे छोड़ दूंगी, फिर भागती रहना। रिमझिम वापस उसके कंधे पर जाने की कोशिश करते हुए बोले, अरे मालकिन नहीं, मुझे नीचे मत उतारना, ये राक्षस मुझे कच्चा खा जाएगा। मालकिन, ये झरना कहाँ से आया मुझे भी नहीं पता। मैं तो सो रही थी, जब उठी तो यहाँ से किसी शक्ति का एहसास हुआ तो मैं बस यहाँ चली आई, बस इतना ही। पक्का? रागिनी अपनी एक आईब्रो ऊपर करके उसे देख रही थी, जैसे उसे विश्वास ही न हो जैसे कि रिमझिम कह रही है वो सच हो। रिमझिम उसे विश्वास दिलाने की पूरी कोशिश करते हुए बोली, सच्ची मालकिन। रागिनी उसे थोड़ा और नीचे लाते हुए बोली, गिराऊं नीचे, बेवकूफ़ समझा है मुझे। रिमझिम थोड़ा बेचैन होते हुए बोली, अरे मालकिन, आप भूल जाओ ना, आप इस आध्यात्मिक झरने का मजा उठाओ, आम खाओ ना, गुठलियाँ क्यों गिन रही हो। रागिनी उसे देखकर एक स्माइल के साथ बोली, मैं आम खाऊं या फिर गुठलियाँ गिनूं। रिमझिम जोर जोर से अपना सिर हिलाने लगी। उसे ऐसा करते देख रागिनी दांत पीसते हुए बोली, गुठलियाँ क्या, मैं छिलका तक गिनूंगी। तो बताओ, शांति से बोलो वरना। रिमझिम मन में मायावी को कोसते हुए बोले, अरे मायावी, कहाँ फंसा दिया। अगर बताया तो तुम नहीं छोड़ोगी, अगर नहीं बताया तो मालकिन नहीं छोड़ेगी। आगे कुआ पीछे खाई। अरे भाई, ये रिमझिम जाए तो जाए कहाँ पर।
मालकिन मुझे चक्कर आ रहे, मैं बेहोश हो जाऊंगी। मालकिन बचाओ मुझे, दिव्य आध्यात्मिक झरने में फेंक दो। मालकिन जल्दी जल्दी, मालकिन नहीं तो मैं मर जाऊंगी, प्लीज मालकिन। रिमझिम पूरी तरह नोटिंग करते हुए रागिनी के हाथ से झटपटाते हुए और अपना पूरा जोर लगा के झरने की तरफ उछल गई। रागिनी के हाथ से उसकी पूंछ पर स्लिप हो गई, उसे पता ही नहीं चला। रिमझिम एक छपाक के साथ पानी में गिर गई। रागिनी उसे देखकर गुस्से से बोली, तुम छोटी सी चीज, तुम्हें तो मैं छोड़ूंगी नहीं, रुक जाओ, तुम्हें तो मैं आग में भूनकर खुद इस ड्रैगन को परेसूंगी। रिमझिम एकदम पानी की गहराई में जाकर छुप गई ताकि रागिनी उसे ढूंढ न सके। छोटा ड्रैगन तो रिमझिम पे रागिनी को गुस्सा होते हुए देख बहुत ही खुश हो रहा था। वो प्यार से आऊ आऊ करके अपना सिर रागिनी से रगड़ने लगा। रागिनी उसके इस अजीब व्यवहार को देखकर बोली, कभी कभी तो मुझे शक होता है ये ड्रैगन का बच्चा है या कुत्ते का। खैर, रागिनी भी आराम से वही एक किनारे के पत्थर पर बैठ गई और झरने के पानी की सुप्त शक्तियां सोखने लगी। तो वो ड्रैगन जाके उसके बगल में ही सो गया। उसने अपनी मेरिडियन में शक्तियों को संचालित किया, फिर अपना ध्यान एकत्रित करने लगी। उसने अपनी आंखें बंद कर ली। थोड़ी देर बाद उसके सिर के ऊपर से खाली गोले नजर आने लगे। इसका मतलब था रागिनी के पास 6 तत्वों की शक्ति थी। काफी देर बाद गोले में बर्फ जमने लगा, फिर दूसरे गोले में आग चलने लगी, तीसरे में पृथ्वी की शक्ति नजर आने लगी, तो चौथे में लकड़ी और पांचवें में बिजली। रागिनी के वहां बैठे बैठे घंटों बीत गए मगर छठे गोले में कुछ भी नजर नहीं आया। रागिनी महसूस कर पा रही थी कि वो अपने छठे तत्व को जागृत नहीं कर पा रही है। उसके पास छठा तत्व कौन सा था ये वह पता ही नहीं लगा पा रही थी। हार मानकर उसने अपनी आंख खोल ली। उन 6 गोलों को देखकर रागिनी के चेहरे पर कोई खास खुशी नहीं थी। उसे मिले 5 तत्वों में से अग्नि पृथ्वी पहली श्रेणी के थे, तो बिजली और बर्फ और लकड़ी तत्व दूसरी श्रेणी के। तीसरी श्रेणी का एक भी तत्व उसके नसीब नहीं हुआ था। यहाँ तक कि उसे जो पहली और दूसरी श्रेणी के तत्व मिले थे वो भी कुछ खास नहीं थे। अग्नि और बर्फ कभी भी एक साथ नहीं रह सकते थे, मतलब वो उनमें से किसी एक का भी इस्तेमाल कर सकती थी, वरना उन्हें बाद में दबाना मुश्किल हो जाएगा। रही बात पृथ्वी और लकड़ी की, तो ये औषधि साधक बनने के लिए उपयोगी है। युद्ध में ये उनकी कोई खास मदद नहीं कर सकते। तो बचा उसके पास एक बिजली तत्व। इस वक्त उसे रोने का मन कर रहा था। रागिनी बस उस छठे गोले से उम्मीद कर सकती थी, अगर इसमें कोई तीसरी श्रेणी का तत्व हुआ तो वो क्या करेगी। ज्यादा से ज्यादा इसमें माया तत्व होगा। भले ये बहुत ही खास था, लेकिन इस वक्त वो रागिनी को खुश करने के लिए काफी नहीं था। एक बार फिर आंखें बंद करके रागिनी कोशिश करने लगी, मगर तभी उसे एहसास हुआ बाहर की दुनिया में कोई उसके कमरे में ठटखटा रहा है। तो रागिनी तुरंत वहां से गायब होगी, वापस अपने कमरे में आ गई। जब उसने दरवाजा खोला तो सामने रियान था और उसके हाथों में खाना था। रागिनी का इस वक्त मूड खराब था, ये कोई भी उसका चेहरा देखकर बता सकता था। रियान अंदर आते हुए एक स्माइल के साथ खाना टेबल पर रखकर बगल में बैठ जाता है। रागिनी उदासी से दूसरी तरफ बैठ जाती है। रियान खाने की थाल उसके आगे करते हुए बोला है, तुम्हें भूख नहीं लगी क्या, खाना खा लो। रियान की आवाज़ से में बहुत ही कोमलता थी कि कहीं रागिनी उसे डर न जाए। उसकी इतनी आकर्षक आवाज़ सुनकर रागिनी अपने ख्यालों से वापस आई और थाली ले लिया। अपने तत्वों को देखकर उसकी सारी भूख ऐसे ही मर गई थी, मगर फिर रियान के आगे एक निवाला बढ़ाते हुए बोली, आप भी खाइए ना महामिम। रियान के खाने के बाद रागिनी ने भी एक निवाला खाया। रियान तो बस प्यार से उसे देख रहा था, ताड़ रहा था। वो रियान पे थोड़ा भरोसा करने लगी थी, मगर इतना भी नहीं कि वो उसके सामने अपनी सतर्कता छोड़ दे। इसलिए उसने पहला निवाला एक रियान को खिलाया था। रियान ने भी चुपचाप बिना कुछ कहे खा लिया। उसे भी पता था कि रागिनी ने उसे पहला निवाला अपना शक दूर करने के लिए खिलाया है। उसे उस दिन का इंतजार था जब रागिनी उस पर आंख बंद करके पूरा भरोसा कर सके और अपनी सतर्कता छोड़कर। खैर, रागिनी के विश्वास को देखकर उसे नहीं लगता था कि ये दिन जल्दी आने वाला है। खाना खाते वक्त खुद को इस तरह घूरता पा के रागिनी बोलना शुरू किया, तो महामिम आप मुझे तलाक कब दे रहे। रियान की नजरें अचानक सिकुड़ गई और वो दांत पीसते हुए बोला, भूल जाओ, इस बारे में तुम सपने ही देख सकती हो। उसकी आवाज़ में उत्पीड़न था जिसे काबू करने की वो बहुत ही कोशिश कर रहा था। वो नहीं चाहता था कि रागिनी उसका खौफनाक रूप महसूस करे। उसने अपनी बात आगे बढ़ाई, तुम मेरी पत्नी हो और जीवन में जीते जी मैं तुम्हें कभी तलाक नहीं दूंगा। मैं हमेशा तुम्हारे साथ हर सुख दुख में खड़ा रहूंगा। उसकी बातों में एक ऐसी सच्चाई नजर आ रही थी, मगर रागिनी की मुठ्ठियां कस गई और उसकी आंखों के सामने एक धुंधली यादें तैर रख गई। एक पेड़ के नीचे एक लड़के की गोद में अपना सिर रखकर एक लड़की आराम से लेटी हुई थी। पतझड़ का मौसम था, इसलिए आसपास ढेर सारे पत्ते बिखरे पड़े थे। इसी बीच वो लड़का बड़े ही प्यार से उस लड़की का सिर सहलाते हुए बोला, मैं तुमसे बहुत ही प्यार करता हूँ युक्ति।
दुनिया इधर की उधर क्यों न हो जाए, जीते जी मैं तुम्हारा साथ कभी नहीं छोड़ूंगा, तुम्हारे हर सुख दुख में तुम्हारा साथ बनूंगा। उसकी आंखों में युक्ति के लिए ढेर सारा प्यार नजर आ रहा था। रागिनी ने अपना आधा खाना छोड़ दिया और खड़ी होकर अपना हाथ धोते हुए गुस्से में बोली, ये सब सिर्फ कहने की बातें होती हैं मामी। मुश्किल वक्त आने पर सबसे पहले वही लोग छोड़कर भाग जाते हैं जो साथ में जीने मरने की कस्में खाते हैं, और मुझे इन झूठे वादों से सख्त नफरत है। तो कैसा लगा ये सरप्राइज कम शौक रागिनी आई मीन युक्ति के फर्स्ट लव के बारे में जानकर। इसके बारे में आगे जानने के लिए पढ़ते रहिए रीबर्थ ऑफ अगली प्रिंसेस।